चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट लेक्चर में स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. मतलब हमारा जो नेचर होता है, हमारे सराउंडिंग में जो भी एग्जिस्ट करता है, उसमें जितने सारे फोर्सेस प्रेजेंट है उसको हमने देखा है कि बेसिकली वो होते हैं 4 टाइप के. और उसमें फर्स्ट फोर्स जो था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है? ऐसा फोर्स जो दो बॉडीज के बिटवीन के इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन बॉडीज के पास क्या रिक्वायर्ड होता है? मास रिक्वायर्ड होता है. मतलब जिस बॉडी के पास मास है वो बॉडी क्या करती है? दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है जिसके पास भी क्या है? मास है. मतलब मासेस के बिटवीन जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको हमने बोला था एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स. और उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला में हमने देखा था F इक्वल्स टू जी अमोनियम 2 अपॉन आर स्क्वायर. उसके एग्जांपल भी आपको मालूम है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम फ्रीली छोड़ देंगे तो वो क्या होता है? सरफेस की टुवर्ड्स मूव करता है. एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख लिए थे. फिर नेक्स्ट फोर्स आता है दैट इज इलेक्ट्रो. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस. मतलब होता क्या है? देखो कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ये जो 3 पार्टिकल्स होते हैं इनके पास 2 स्पेशल टेंडेंसी है. एक है टेंडेंसी ऑफ मास, जिसकी वजह से हर एक बॉडी क्या करती है? सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है. दूसरी टेंडेंसी है टेंडेंसी ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है? ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. लेकिन और एक कंसेप्ट वहां पे हम कल डिस्कस कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू एचसी और स्टेड, जब भी ये चार्जेस मोशन परफॉर्म करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे. तो ये फील्ड के जो फोर्सेस रहेंगे उनको हम बोलते हैं एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कैसे करना है वो अकॉर्डिंग टू हर एक कंडीशन उसका फॉर्मूला चेंज होता है. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कोई एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था. ठीक है, बट इससे रिलेटेड डेटा हमने लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के जो भी मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस होते हैं उन सब का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है. देन ग्रेविटेशनल फोर्स इतने लॉन्ग रेंज फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते हैं, इसलिए हमने लिखा था कि दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन इन जनरल ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब इनकी रेंज हम कंसिडर कर सकते हैं, वो इनफाइनेटिसिमली स्मॉल नहीं है. ठीक है, तो ये 2 फोर्सेस का कल डिस्कशन किया था. उसके बाद में नेक्स्ट फोर्स आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. राइट डाउन. एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करने से पहले कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था. किती लोकांना त्याचा आन्सर मिळालाय? क्वेश्चन क्या था? कितने लोगों को याद है? पहिली बात, आन्सर तर लई लांबची गोष्ट आहे. काही क्वेश्चन सांगितलं होता का मी? क्या होता श्रवण क्वेश्चन? हे बघा, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता कि हमें मालूम है लाइक चार्ज ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो प्रोटॉन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी क्या है? इसका मतलब एक प्रोटॉन के नेबर में दूसरा प्रोटॉन आएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. उनकी नेचुरल टेंडेंसी है. लेकिन फिर भी होता क्या है? देखो कि जो न्यूक्लियस होता है, अगर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया इन फ्यूचर, झाला नसेल अजून का? झाला नहीं, होईल 2-4 वर्षात होईल. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेडियस है, संभाजी, उसकी जो रेडियस है वो होती है इन द रेंज ऑफ 10 to the power -15 मीटर. समझ में आ रहा है क्या? 10 to the power -2 मीटर म्हणजे 1 सेंटीमीटर. 10 to the power -3 मीटर मतलब 1 मिलीमीटर. 10 to the power -6 मीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर. 10 to the power -9 मीटर मतलब नैनोमीटर. 10 to the power -12 मीटर मतलब पिकोमीटर. उससे भी छोटी होती है न्यूक्लियस की साइज. और उस छोटे से स्पेस में सारे प्रोटॉन एक दूसरे के साथ रहते हैं. कितने प्रोटॉन रहते हैं वो डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सा है. जैसे कि हमने बोला था यूरेनियम है. ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92. इसका मतलब यूरेनियम में प्रोटॉन के नंबर कितने हैं? तो 92 प्रोटॉन एक दूसरे के सराउंडिंग में, मतलब इतना छोटा स्पेस है की ते एकदम अशा आपण दाबून एकमेकांच्या शेजारी शेजारी बसवलेले आहेत. हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल होता? ये मेरा क्वेश्चन था कल का. किती लोकांनी ॲटलिस्ट त्यावर थिंक केलं, आन्सर फाइंड करायचं सर्च केलं. आन्सर मिळालं नाही मिळालं दॅट इज डिफरंट पार्ट, बट ट्राय केलं ॲटलिस्ट. कौन है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स? देवेश, हाँ स्टँड अप, बोला आन्सर सांग ना. हातवर केला तो आता, हातवर केला होता ना? सांग ना मग आन्सर. ट्राय केलं पण मिळालं नाही का? ओके, बरं. अजून
साक्षी, हे प्रश्न पडायला पाहिजे ना बेटा. जेव्हा तुम्ही स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये न्यूक्लियस स्टडी केला तर हे क्वेश्चन्स आले पाहिजे. जर हे येत नसतील तुमची बुद्धी वर्क करायची बंद झाली, त्याच्यावर गंज चढलेला आहे. ठीक आहे ना, पॉलिश पेपर घ्या आणि त्याला पॉलिश करून काढा. ठीक आहे, हे क्वेश्चन पडले पाहिजे. हे बंद कर, डोर बंद कर. आपण इथं देतो मास्क म्हणून घरून त्या मास्कच्या भरशीवर येऊ नका, कळालं ना. बेटा रोज इथून एक गायब करायचं, असं करून येऊ नका प्लॅनिंग. ठीक है, तो ऐसे क्यों पॉसिबल होता है, उसका रीजन क्या है. देखो कि बेसिकली सारे प्रोटॉन्स कंबाइनली रहते हैं एक छोटे से स्पेस में. और उस केस में प्रैक्टिकली जब हमने ऑब्जर्व किया कि एक प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड एक न्यूट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो मास है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ZMP करना पड़ेगा. Z का मतलब एटॉमिक नंबर. तो न्यूट्रॉन के नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, A माइनस Z से. हे माहित असेल, A म्हणजे मास नंबर, उसमें से एटॉमिक नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इनकी अगर हम एडिशन करेंगे तो इसको बोला जाता है थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस. थ्योरेटिकल मास मतलब जो हम पेपर पे कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम उसी न्यूक्लियस का मास प्रैक्टिकली मेजर करेंगे, इसको हम बोलेंगे एज ए एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस. तो वहां पे ऑलवेज जो थ्योरेटिकल मास होता है न्यूक्लियस का वो एक्चुअल मास से ग्रेटर होता है. मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली कभी भी इतना नहीं होता है, उससे ऑलवेज छोटा होता है. मतलब इन दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है. समझ में आ रहा है ना, इन दोनों में डिफरेंस आ गया. इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है मास को मेजर करते टाइम कुछ तो डिफेक्ट आ रहा है. फिर ये डिफेक्ट आया क्यों, हमें बहुत दिनों तक मालूम ही नहीं था. फिर उसके बाद में आती है आइंस्टाइन की थ्योरी, और उस थ्योरी में आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि मास को अगर हम डिस्ट्रक्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उसका कन्वर्जन होता है एनर्जी में, विच इज गिवन बाय E = m/c का स्क्वायर. उससे पहले हम इस तरह से मतलब सोचते तो थे, लेकिन कोई आंसर नहीं था, तर तुमच्यासारखं आपण करून घेतो, धकून घेत होतो. ठीक है, बट उसके बाद में जब आइंस्टाइन ये रिलेशन एक्सप्लेन किया कि E क्या होता है, m/c का स्क्वायर, वेयर m का मतलब, c का मतलब, तो m इतना मास अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके वजह से क्या होता है, E इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे जनरेट होती है, क्रिएट होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय कर दिया. प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg. आता याला डिस्ट्रॉय कसं करायचं, पहिले माहित नव्हतं, बट आता आपल्याकडे बऱ्याचशा प्रोसेस चालल्या. ठीक है, सगळ्यात जास्त ऍप्लिकेबल आपल्याकडे आहे हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटम बॉम्ब. उसमें हम क्या करते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटम बॉम्ब जो बनाए गए थे उसको बनाने के लिए यही फॉर्मूला रिस्पॉन्सिबल था. हाच आइंस्टाइन कारणीभूत था. ठीक है, आइंस्टाइन ने सबसे पहले ये बात बोली थी कि मास को अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है. लेकिन प्रैक्टिकली नॉर्मल केसेस में मास को डिस्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज करते हैं. अभी न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे यूरेनियम की. तो ये यूरेनियम की केस क्या होती है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के नंबर है 92. तो इतने सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उनके रिपल्शन को ओवरकम करके उनको पकड़ के रखने के लिए एक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है. उस एनर्जी को बोला जाता है एज ए बाइंडिंग एनर्जी, दॅट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. जसं आपल्या सगळ्या अर्थच्या सरफेसवर जेवढ्या पण बॉडीज प्रेझेंट असतात, या सगळ्या बॉडीजला अर्थवर पकडून ठेवण्यासाठी अर्थकडे एक एनर्जी है, और उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अर्थ. जब तक ये एनर्जी हम ओवरकम नहीं करेंगे, मतलब उतनी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के नहीं जा सकते. जैसे हमें कोई स्पेस क्राफ्ट है, ग्रेविटी के बाहर अगर भेजना है तो हमें क्या करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल वहाँ पे बर्न करके फिर थ्रस्ट एक्सर्ट करके वहाँ पे वर्क करना पड़ता है. एंड यही वर्क क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ के अगेंस्ट वर्क करता है. तो सेम कंडीशन ये न्यूक्लियस के इनसाइड होती है, लेकिन ये न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए जो एनर्जी है, जिसको हमने अभी अभी बाइंडिंग एनर्जी बोला था, वो आती कहाँ से है, वो आती यहाँ से. ये जो E = m/c का स्क्वायर था, यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब मास का डिफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो मास कम हो गया. कम हो गया मतलब वो मास क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. वही मास कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में, विच इज गिवन बाय E = m/c². एंड ये एनर्जी
काम करती है न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए, और जिसको हम बोलते हैं एज ए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। करतेगा? तो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जिस तरह से वर्क करती है उसमें एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट एक बेसिक आइडिया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या होता है। तो ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लागते का लिंक ये बघा, न्यूक्लियस है, उसमें सारे प्रोटॉन्स है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी उनके रिपल्शन को ओवरकम करके उनको पकड़ के रखने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एनर्जी कोई एक्सटर्नल बाहर से आके प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए न्यूक्लियन के मासेस में डिफरेंस आता है कि मतलब प्रैक्टिकली जब न्यूक्लियस क्रिएट हुआ होगा तब जितना मास था अब उतना नहीं है, और ये धीरे धीरे कंटिन्यूसली कम हो रहा है, और इसका कन्वर्जन हो रहा है अमाउंट ऑफ मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो काम कर रही है न्यूक्लियस को पकड़ के रखने का, और उसी न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए एनर्जी जो फोर्स अप्लाई करती है उसको बोला जाता है एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। करते हैं? तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ही नाही। मतलब प्रॅक्टिकली आपली पण अजून हिंमत नाही झाली की न्यूक्लियस मध्ये जाऊन या फोर्सला ओव्हरकम करून न्यूक्लियनला बाहेर काढायचं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे हमें प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन न्यूक्लियर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसको ओव्हरकम करके म्हणजे तो जो पकडून ठेवते प्रोटॉनला त्या फोर्सला ओव्हरकम करून प्रोटॉनला बाहेर काढणे हे आपल्याला पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन को यूज करते हैं, जैसे लार्ज हाइड्रोजन कॉरिडोर, बिग बैंग थ्योरी सुना होगा, सर्न लैबोरेटरी। तो वहां पे हमने क्या किया था, प्रोटॉन को कोलाइड किया था, दो प्रोटॉन थे एकदम फास्ट मूव कर रहे थे और उनकी क्या हो गई थी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की वजह से उनका कोलिजन हो गया था। तो वहां पे प्रोटॉन हमने लाया कैसे, जैसे हम आगे साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, हम साइक्लोट्रॉन के बाद में सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलेरेटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट करते हैं। मग हे प्रोटॉन जर आपण न्यूक्लियसच्या बाहेर काढू शकत नाही तर प्रोटॉन कसं काय यूज करतो आपण, अपन सिंपल डोकं लावतो, काय करतो आपण हाइड्रोजनला घेतो, हाइड्रोजन में क्या है एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है नहीं उसके न्यूक्लियस में, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, बट हा इलेक्ट्रॉन के भरोशाचा नसतो, त्याला एनर्जी भेटली की तो न्यूक्लियसला सोडून जातो, बरोबर। फिर हम क्या करते हैं हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइट होती है या फिर हीट होती है, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एटम के स्ट्रक्चर को छोड़ के चला जाता है, तो पीछे कौन रहेगा, सिर्फ प्रोटॉन रहेगा। समझ में आ रहा है ना? वही प्रोटॉन हमारे प्रोसेस में यूज करते हैं जिसको बोला जाता है आयोनाइजेशन। ऐकले क्या होता है आयोनाइजेशन? यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री होने की प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे प्रोटॉन बचा और उसी प्रोटॉन को हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक प्रोटॉन के डिस्ट्रक्शन की बात की थी, तो अगर हम एक प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इस प्रोटॉन के डिस्ट्रक्शन से हमें नियर अबाउट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। देखो ये कैसे आ गया, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 पुट किया, c मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8, उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया, तो जो एनर्जी आती है वो कितनी होती है, इन द रेंज ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से जितना ज़्यादा मास का डिस्ट्रक्शन होगा उतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, एंड यही कंसेप्ट के ऊपर एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क करते हैं। माहिती है एटम बॉम्ब क्या होता है? एटम बॉम्ब में जैसे हमने अभी यूरेनियम की बात की थी, तो यूरेनियम में क्या हो रहा है कि 92 प्रोटॉन को पकड़ के रखा है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन 92 प्रोटॉन का रिपल्शन इतना लार्ज होता है कि वो यूरेनियम का न्यूक्लियस खुद परेशान है उनको पकड़ के रखने के लिए। और ऐसे में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली और एक प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर बम्बार्ड कर देते, तो त्यांना सांभाळून परेशान होता, आपण काय केला, अजून एक पार्टिकल तिथे ऍड केला, उसके बाद त्या न्यूक्लियसला राग येतो आणि तो काय करतो, यांना पकडून ठेवायला तो अनेबल होतो एंड खुद को क्या करता है फिर स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, दो एलिमेंट में। समझ में आ रहा है ना? यूरेनियम का कन्वर्जन होता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। तो इस कन्वर्जन की प्रोसेस में कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ बीटा पार्टिकल या फिर कुछ गामा रेज वो इमिट कर देता है, एंड इस इमिशन के साथ साथ वहाँ पे मास का
लार्ज अमाउंट ऑफ मास का डिस्ट्रक्शन होता है, एंड उसी डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस में जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हमने कंट्रोल्ड मैनर में किया तो हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। लेकिन यही रिएक्शन अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में हो रही है तो उसी को हम बोलते हैं एज ए एटम बॉम्ब। हिरोशिमा नागासाकी 6th and 9th of अगस्त 1945। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले एटम बॉम्ब किसने बनाया था? नेहमी कोण बनवतो सगळ्यात पहिली गोष्ट? सायंटिस्ट। वाह, व्हेरी गुड, अमेरिका। ठीक है, तो सबसे पहले बनाया था अमेरिका ने। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसकी जो मतलब सबसे पहले आइडिया है वो किसने एक्सप्लेन की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, E=m/c का स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर वर्क करने के लिए मतलब हर एक कंट्री के साइंटिस्ट वर्क शुरू कर चुके थे, लेकिन सबसे पहले ये रिएक्शन सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटली लैब में बैठ के परफॉर्म की थी बाय दो साइंटिस्ट, एक ऑटो हान एंड दूसरा स्ट्रासमन। ऑटो हान एंड स्ट्रासमन बोथ आर फ्रॉम जर्मनी इन 1939। मतलब जब हिटलर ने सबसे पहले अटैक किया था किसके ऊपर? पोलैंड के पोलैंड के ऊपर। तो उस अटैक से 1 या 2 मंथ बिफोर ये रिएक्शन सक्सेसफुली जर्मनी में बैठ के ऑटो हॅन एंड स्ट्रासमन ने परफॉर्म की थी। इसका मतलब कुछ म्हणजे माझं नाही, काही लोकांचं ओपिनियन असं है कि हिटलर को समझ में आ गया था कि ये रिएक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई, मतलब हम अभी क्या कर सकते हैं, एटम बॉम्ब बना सकते हैं। एंड इसके भरोसे पे उसने क्या किया था? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट किया था की आता आपल्याला कोणीच थांबू शकत नाही, कारण बाकीच्यांनी विचार पण केला नव्हता। ही रिएक्शन परफॉर्म करून पूर्ण सेटअप याच्याकडे रेडी होता। एंड उसी बीच उसने क्या किया था? जर्मनी में भी बहुत सारी लैबोरेटरी मतलब वर्क के लिए रखी थी, और अलग से मतलब 6 to 7 प्लेसेस में वर्ल्ड में जो किसी को मालूम नहीं थी, ग्रीनलँड वगैरे आहे ना जिकडे पूर्ण आईस वगैरे असतं, त्याच्यामध्ये काय म्हणतो आपण त्याला, अंडरग्राउंड लॅब त्याच्या वर्क करत होत्या या एटम बॉम्बला बनवण्यासाठी। ठीक है, एंड उसके भरोसे पे वो क्या करता जा रहा था आपको मालूम है, 1939 से शुरू हो गया था। मग सगळे पोलैंड, हॉलैंड, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, उनके ऊपर वो अटैक करते जा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे यूएस ने कुछ भी ज़्यादा इंटरफेयर किया ही नहीं था स्टार्ट में। क्यों नहीं किया था? कारण त्यांना त्या हिटलरच्या अटॅकची भीती नव्हती, त्यांना भीती कशाची होती? ॲटम बॉम्बची, की जर यांनी बनवला आणि जर याच्या हातात लागला तर सगळ्यांचा कार्यक्रम झाला। कारण हिटलरचे नियम खूप सरळ होते, साधा सरळ माणूस होता, है ना, बरोबर आहे की नाही? माहिती नाही हिटलर वाचलाय कधी? जर आयुष्यात वेळ मिळाला, आता नाही हा, 11th-12th नंतर माइन काम्प एकदा वाचाच। माइन काम्प म्हणजे हिटलरने लिहिली आहे माझी आत्मकथा, हिटलर काय होता, कसा घडला आणि त्याचे व्ह्यूज काय होते। आजच्या डेटला हिटलर हा जगासमोर विलन आहे, बट त्याच्या कंट्रीसाठी तो हिरो होता। जसे मागं पण तुम्हाला एक एग्जाम्पल सांगितलं होतं की सिंपल एक गोष्ट घडली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। तो फ्रांस एंड जर्मनी की बाउंड्री पे एक ट्रेन चलती थी, और उस ट्रेन में बैठ के वहाँ पे मतलब जर्मनी को जो भी रेस्ट्रिक्शन थे कि तुम्ही याच्यानंतर सैन्य नहीं बनवायचं, तुम्ही हे नहीं करायचं, तुम्ही ते नहीं करायचं, मतलब उनको खड़ा ही नहीं होना है फिर से फ्यूचर में, इस तरह से एग्रीमेंट साइन करके लिया था। तो उसका रिवेंज लेने के लिए ये हिटलर ने सगळे भांडणं करून झाल्यावर सगळे शांत बसल्यानंतर सगळे रेल्वे ट्रॅक वगैरे सगळे डिस्ट्रॉय करून टाकले होते, आणि मग फ्रान्सचा विषय संपला होता। मग फ्रान्सला सांगितलं की तुम्हाला एक चान्स देतो, तुम्ही माझ्यासोबत एक ट्रीटी साइन करा, मग मी तुमच्यावर अटॅक बंद करेल। सांगणार बाबा काही पण, आम्ही काही पण करायला तयार आहे, आम्हाला फक्त सोड। मग त्यावेळी त्यांनी सांगितलं तो ट्रेन ट्रॅक परत बनवा, ती ट्रेन कुठं आहे तिला परत आणा, तिला रिपेअर करा, त्यासारखंच डिझाईन परत बनवा, आणि त्या ट्रेनमध्ये बसून ती ट्रीटी परत फ्रान्सवर त्यांनी लादली आणि ती साइन करून घेतली। ठीक आहे ना, म्हणजे तो कट्टर देशभक्त होता त्यांच्या देशासाठी, बट त्या माइंडसेटमध्ये त्यांनी जगाचे खूप हाल केले, कळालं ना। म्हणजे त्याचं असं होतं की सकाळी उठला, आज बरं वाटत नाही आहे, लगेच ऑर्डर द्यायचा, म्हणजे जेविझम त्यांचं रिलिजियस वॉर पण होतं त्याच्यामध्ये। त्या लोकांना पकडायचं, 8-10 लोक पकडून आणा, एका ग्राउंडवर जमा करा, कुठलं ग्राउंड जवळपास विभागीय क्रीडा संकुल, सगळे ग्राउंडमध्ये कोंडा, त्यांना सांगायचं की नाही आज हिटलर तुम्हाला ट्रीट देणार आहे, त्यांना जावंच लागायचं, पकडून न्यायची, आणि एकदा त्या ग्राउंडमध्ये सगळीकडून वॉल वगैरे क्लोज केल्या की मध्ये पॉयझनस गॅसेस सोडून द्यायचा, गेले 10 मिनिटात 10 लाख असे कारनामे होते हिटलरचे, आणि ते सगळं तो करत होता या ॲटम बॉम्बच्या बेसवर। बट सेम पार्ट लक्षात घेऊन यूएसएने काय केलं, तो वर्क स्टार्ट केलं त्याच्या अगेन्स्ट, आणि त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा जो काही न्यूक्लिअर सप्लाय हिटलरला होत होता, जर्मनीला होत होता, तो बंद केला होता। आणि तो बंद केल्यानंतर जगातला सगळ्यात मोठा प्रोजेक्ट होता न्यूक्लिअर ॲटम बॉम्ब बनाने का,
हे बघा किती पागल आहे आपण, चांगल्या गोष्टीसाठी आतापर्यंत एवढी एनर्जी यूटिलाइजच नहीं केली. नियर अबाउट 2600 यूनिवर्सिटीज़ में साइमल्टेनियसली यही प्रोजेक्ट चल रहा था. 1,52,000 जो PhD होल्डर साइंटिस्ट होते वो वर्क कर रहे थे. आणि जगातले जे 5 त्यावेळेचे एकदम वेल्थ कंट्रीज होत्या, सगळ्यात श्रीमंत देश होते, त्यांनी आपला पूर्ण पैसा या प्रोजेक्टसाठी खर्च केला होता. त्या प्रोजेक्टला नाव दिलं होतं मैनहट्टन प्रोजेक्ट. मैनहट्टन प्रोजेक्ट. और उस प्रोजेक्ट का काम उनका ये था कि एटम बम बनाना था. ठीक है. फिर उसके बाद में मालूम है आपको, धीरे धीरे उनको सक्सेस मिलने लगा. फिर अमेरिका ने एंट्री की. फिर हिटलरचं काय झालं, उसके बाद में जपान उड्या मारायला लागला है ना. जपान कोणाला ऐकतच नव्हता. फिर उसके बाद में 1945 में जून में पर्ल हार्बर पे अटॅक हुआ. बरोबर आहे की नाही. कारण जपान खूप भयानक होता. एवढासा देश आहे पण त्यांना ताण दिला. चायनाला आतापर्यंत 3दा हरवले त्यांनी. जपानने जे कारनामे केलेत, लिहिणारा जे काही पुस्तकं आहेत पर्टिक्युलर, तर ते लिहिताना अगोदर सांगतात की जर तुमचं काय म्हणतो ना आपण, जर तुम्ही स्ट्रॉंग असले तरच तुम्ही बुक रीड करायला जा. असे कारनामे त्यांनी युद्धामध्ये केले. खूप भयानक होते जापनीज लोक. मग त्यावेळेस रशिया हरला, जर्मनी हरला, त्यांना काही फरक पडत नव्हता. त्यांना वाटत होतं आपण आता काही विशेष नाही. रशियाला पण शांत केलं होतं, चायनाचा तर विशेष नव्हता. त्यांची स्ट्रॅटेजी अशी होती. फॉर एक्झाम्पल बाकी वॉरमध्ये काय व्हायचं, सपोज आपलं वॉर झालं आहे औरंगाबादचं जालनासोबत, जालना अटॅक करायला आला औरंगाबादला, तर नॉर्मली काय व्हायचं, फक्त जालना अटॅक करताना जी पोलीस असेल, आर्मी असेल, त्यांच्यासोबत वॉर व्हायचं. त्यांना एक तर पकडून न्यायचे किंवा मारायचे आणि बाकी औरंगाबाद आमचं म्हणायचे सोडून द्यायचे. जे जापनीज तशी करत नव्हते. पोलीस आर्मी वगैरे तर गेलेच, औरंगाबादमध्ये जेवढे राहणार लोक सगळ्यांना पकडून आणायचे, खड्डा खदायचे आणि जिवंत काढून द्यायचे. त्यांची खूप भयानक स्ट्रॅटेजी होती. मग त्या केसमध्ये ते कोणाचंच ऐकत नव्हते. मग पर्ल हार्बरवर अटॅक झाला आणि तो अटॅक झाला होता जूनमध्ये. मग त्यानंतर US ने सांगितलं होतं की जपानला सरेंडर करावं लागेल सप्टेंबरमध्ये जर सरेंडर नाही केलं तर ऑक्टोबरमध्ये आम्ही तुमच्यावर अटॅक करणार. जपान 2 लोक होते, प्राईम मिनिस्टर मिस्टर सुझुकी आणि प्रेसिडेंट कोण होता, हिरो. कन्फ्यूज झाला, अशाच काहीतरी नाव होते, सुझुकी आणि हिरो असं काहीतरी होतं. ते 2 लोक होते. ते हसायला लागले US वर की आम्ही जगाला जिंकणार आहे आता आणि तुम्ही आम्हाला धमकी देता. बट त्या केसमध्ये काय आलं की 26 जुलैला न्यूज आली की मॅनहॅटन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली टेस्ट फायर झाला आणि आपल्याकडे आता ॲटम बॉम्ब आहे. मग यांनी डेडलाईन दिली होती सप्टेंबरची. नंतर सांगितलं की आता सप्टेंबर खूप दूर राहिला, तुमच्याकडे 4 ऑगस्टपर्यंत टाईम आहे, तोपर्यंत सरेंडर करा. हे 26 जुलैला US सांगतंय. जपान परत असतोय, येडीवेडी झाली काय, आम्ही सरेंडर करत नसतो. मग 6 ऑगस्ट पे फिर लिटल बॉय फॅटीमॅन ऐकले का. हे जे 2 बॉम्ब टाकले थे हिरोशिमा एंड नागासाकीवर, त्यांचे नाव आहेत लिटल बॉय एंड फैटीमैन. पहले लिटल बॉय गया हिरोशिमा पे, बट हिरोशिमा पे जाने के बाद उसने बम्बार्डमेंट की. सॉरी, हिरोशिमा उसका टारगेट ही नहीं था. उसको टोक्यो पे दूसरी सिटी पे मतलब बॉम्ब की बम्बार्डमेंट करनी थी. बट वहाँ पे वेदर क्लियर नहीं था, खाली काही सिटी दिसतच नव्हती. म्हणून त्याचा प्लॅन चेंज झाला आणि त्यांनी एरोप्लेन टर्न घेतला आणि तो यायला लागला परत. बट येता येता सनराईज झाला आणि त्याला खाली हिरोशिमा दिसला, म्हणून त्यांनी जाता जाता बॉम्ब सोडला. ठीक है. उसके बाद हिरोशिमा का डिस्ट्रक्शन हुआ. डिस्ट्रक्शन इतना भयानक था कि कितना भयानक था ये समझते समझते 2 दिन चले गए. और उसी बीच कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए बिना फिर से नागासाकी पे अटैक हुआ. फिर मिस्टर हिरो सुजुकी उन्होंने US को बोला की 100% कंप्लीट सरेंडर, काय म्हणशाल ते मी आम्हाला ऐकायला तयार आहे, आमचं काहीच म्हणणं नाही. ठीक है. तो उसके बाद में फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ. लेकिन उसके बाद में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. फिर ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब था इसका लाइसेंस दिया गया युनाइटेड नेशंस ऑर्गनाइजेशन ने, की जे तेव्हा जिंकलेले देश होते US, रशिया, चाइना, फ्रांस आणि इंग्लैंड UK, ये लोग जो है इनके पास लाइसेंस है, ये एटम बॉम्ब बना भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन रख भी सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इनको छोड़ के बाकी कोई भी देश खुद का एटॉमिक वेपन बना ही नहीं सकता. ये एग्रीमेंट साइन हुआ. लेकिन इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसके अगेंस्ट जाके 1974, 17 एंड 19 ऑफ मे बुद्धा लाफिंग, मिशन बुद्धा लाफिंग ऐकले का, सबसे पहले खुद का एटम बॉम्ब बनाया था. मतलब सबसे पहले 1944 में डॉक्टर होमी भाभा इन्होंने ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क शुरू किया था और इंडियन गवर्नमेंट को बोला था आफ्टर फ्रीडम कि हमें ये एटम बॉम्ब चाहिए, नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम होने वाला है. ठीक है. फिर 1954 को उन्होंने एक्चुअल वर्क शुरू किया एंड 1962 के सराउंडिंग में पूरा प्रोजेक्ट रेडी करके कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट वो बेल्जियम से लेके इंडिया आ रहे थे. लेकिन आते टाइम एज माहिती है हिमालय जैसे माउंटेन रेंज है, उसमें उनकी एरोप्लेन के ऊपर मिसाइल डाल के उनको ऐसे बोला जाता है. ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है असं, बट
विक्रम साराभाई ने फिर से 3 साल वर्क किया, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट ही था, फिर एक बार वही वो केरला से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में और उनकी डेथ हो गई। फिर बोला कि डेथ का रीज़न मालूम नहीं है, हो गई डेथ, नेचुरल डेथ, ठीक है। लेकिन दोनों भी पार्ट में CIA इन्वॉल्व था। CIA मतलब सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी US की, क्योंकि उनका काम आहे की जगात कोणाला मोठं होऊ द्यायचं नाही, तर आपली काही व्हॅल्यू राहील का, म्हणजे जगात कोणाला ॲटम बॉम्ब बनवू देत नाही, हाइड्रोजन बॉम्ब बनवू देत नहीं। बट उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सब कुछ टेक ओवर किया और उसके बाद में पूरा प्रोजेक्ट सीक्रेट रखा गया और 1974 में सक्सेसफुली ये मिशन कंप्लीट हो गया, कोणालाच माहीत नव्हतं। अँड कोडवर्ड था मिशन बुद्धा लापिंग। मिशन बुद्धा लापिंग क्यों? क्योंकि गौतम बुद्धा इज अ सिम्बॉल ऑफ पीस, शांततेचं प्रतीक आहे। तो बुद्धा लापिंग मतलब गौतम बुद्ध हसतोय, का हसतोय? कारण शांतता प्रस्थापित झालेली आहे। शांतता का प्रस्थापित झाली आहे? कारण इंडियाकडे ॲटम बॉम्ब आहे, याचा अर्थ आपल्याकडे कोणी वाईट नजरेने आता बघायची हिम्मत करणार नाही। तो जब एटम बॉम्ब फायर हुआ, बस एक PMO में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक कॉल बजा, इंदिरा गांधी को दिया गया और उधर से आवाज़ आ गई, मैडम मिशन बुद्धा लाफिंग इज सक्सेसफुल और मैडम बुद्धा इज लाफिंग नाउ। फिर रेडियो पे आके इंदिरा गांधी ने बोला कि पूरे दुनिया को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पास एटम बॉम्ब है। तब इंडिया क्या है पूरी दुनिया को मालूम हुआ। तब तक जो है ना आफ्रिकन कंट्रीज असते, सोमालिया वगैरे ऐकतो आपण, है ना, शिप लुटल्या, हे केलं, चोऱ्या केल्या, आपल्याला तसंच कन्सिडर करत होते। बट 1974 नंतर कळालं कि ही लय पागल आहेत म्हणून। फिर वहाँ पे यूनो से रिलेटेड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्रिएट हुई कि जिनका काम था इंडिया के अगेंस्ट वर्क करना। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास था इसलिए, लेकिन आपल्या चांगल्या गोष्टी आपल्या शेजाऱ्यांनी चांगल्या दिसत नाही, म्हणून यावर विचार करून करून चायनाने काय केलं, त्यांची जी न्यूक्लियर टेक्नॉलॉजी होती ती पाकिस्तानला प्रोवाइड की। वीकली AU खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम हेड है, जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोला जाता है ना मिसाइल टेक्नोलॉजी के हेड, वैसे AU खान है। तो उनको टेक्नोलॉजी दी, फिर टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूरा बॉम्ब भी दे दिया और बोला कि ऐसे बोलो दुनिया को कि हमने भी बना दिया, है ना। त्यांनी सांगितलं की आम्ही पण ॲटम बॉम्ब आता बनवलेला आहे, ठीक आहे। फिर पाकिस्तान के बाद आ गया, बट त्यांच्याकडं बाकी काही गोष्टी नसतात म्हणून त्यांनी काय केलं, ती विकायला सुरुवात केली। फिर उन्होंने क्या किया, खुद का बना दिया, फिर ईरान को बेच दिया। बट ईरान के नेबरिंग में रहता है इस्रायल। इस्रायलने आतापर्यंत त्यांचे 3 न्यूक्लियर पॉवर प्लांट पूर्ण उडवून दिले। व्यवस्थित लक्ष ठेवतात, त्यांना 10 वर्ष मेहनत करू देतात आणि फायनल प्रोजेक्ट कंप्लीट आहे, उद्या टेस्ट करणार आहे, उद्या टेस्ट करणार म्हणल्यानंतर आज रात्रीच उडवून देतात। 3 वेळा झाले, त्यामुळे इराणला अजून काही स्वतःचा न्यूक्लियर वेपन बनवता आलं नाही। फिर आता आहे किंग जॉंग युंग, है ना, 2-4 वर्षापासून खूप चर्चेमध्ये येतो, ठीक आहे। किंग जॉंग युंग म्हणजे त्याचे वडील एक्सपायर झाली होती, त्यांची पुण्यतिथी होती, म्हणून त्यांना सांगितलं की देशात पुढचे 12 दिवस कोणी हसलो त्याला डायरेक्ट फाशी। उसको टेक्नोलॉजी बेच दी थी 2009 के आसपास, आणि त्याला टेक्नोलॉजी मिळाल्यापासून तो शांतच बसत नहीं है। उसने धनाधन एटम बॉम्ब की टेस्टिंग शुरू कर दी। एक्चुअल वो चलता मतलब अलाउड नहीं है, लेकिन उसके फिर प्रॉब्लम ऐसे हो गई कि 2018 से उसके पास मतलब थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और निर्बंध लादले गेले होते। तो 2018 के बाद में उसकी हालत ऐसी हो गई थी की त्याला कंपल्सरी लोकांचं ब्लड काढून ते विकावं लागत होतं, बाकी देशामध्ये त्यांच्या काही पैसाच राहिला नव्हता। फिर उसने फिर ट्रम्प के साथ थोड़ी मीटिंग की, थोडंसं ॲडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करून घेतलं एंड टेस्ट करतोय तो, बट जगासमोर नहीं करते। नहीं तो उसने नई टेक्नोलॉजी लाई थी, मैं वाटर बॉम्ब डालूंगा, एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, क्या लाऊंगा, वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब मतलब पाणी नेऊन टाकायचं नाही, फक्त जो देश आहे का त्या देशाच्या बाजूला जो समुद्र आहे का समुद्रात जाऊन ॲटम बॉम्ब फोडायचा। क्या होगा फिर वहाँ से सुनामी आएगी। सुनामी आठवते ना 2006 सॉरी तमिलनाडु, ऐसी सुनामी आएगी, ऐसे वाटर बॉम्ब लेके आ गया तो। बट ये अभी थोड़ा सा शांत है, वो क्या करेगा मालूम नहीं। तो आज की डेट में ये जो न्यूक्लियर वेपन है लीगल 5 कंट्रीज है, उनको छोड़ के आपल्याकडे आहेत इंडिया, त्यानंतर आपला मित्र पाकिस्तान, उसके बाद में नॉर्थ कोरिया उनके पास कन्फर्म है, एंड उसके बाद में इजराइल, ते म्हणतात की आमच्याकडे आहे पण जगाला भरोसा नहीं है। जैसे 9 कंट्रीज है जिनके पास एटम बॉम्ब है। एक एटम बॉम्ब की मतलब डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस ये होती है कि हिरोशिमा में जब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ था तो बाकी रिकॉर्ड तो छोड़ दो, फर्स्ट 8 मिनट्स में मोर देन 1,20,000 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी। कळतंय ही गोष्ट कधीची आहे, 1945 ची। जपानमध्ये त्यांची पॉप्युलेशन जगातला एकमेव देश आहे की ज्यांची पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव्ह आहे, कळतंय ना। म्हणजे पर स्क्वेअर मीटर जे काय असतं तुमच्या बायोमध्ये सगळ्यात काय म्हणतो आपण कमी संख्या ते जपानमध्ये असते, तिकडं 1,20,000 तेव्हा 1945 मध्ये। विचार करा आपलं काय होईल। एंड वो तो लिटल बॉय था, अभी बहुत बड़े बड़े एटम बॉम्ब है। एंड ऐसे एटम बॉम्ब कितने मालूम है दुनिया में कितने हैं,
सबसे ज़्यादा है रशिया के पास। फिर रशिया ने एटॉमिक मतलब टेक्नोलॉजी यूएस से चुराई थी। कैसे चुराई थी त्याची बनले भारी स्टोरी नंतर एखाद्या वेळेस, ठीक है। तो रशिया के पास टोटल एटॉमिक बॉम्ब जो है उनके नंबर है 7688। 10-20 इकडे तिकडे होत असतात, कारण काही ते डिस्ट्रॉय करतात, काही बंद पडतात। 7000 कळतं का? एकाने हिरोशिमा एकाने नागासाकी 2 उद्ध्वस्त केल्यात। अजून पण तिथल्या जनरेशन जे आहेत ते डिफेक्टिव्ह पीस आहेत। डिफेक्टिव्ह पीस जन्माला येतात, कळतं ना, बिकॉज ऑफ गैमा रेडिएशंस। यूएस के पास है 5900। उसके बाद में डायरेक्ट चाइना आता है 355। उसके बाद में फ्रांस एंड यूके नियर अबाउट 245-255 ईच। उसके बाद में आता है पाकिस्तान, आपल्यापेक्षा जास्त आहेत 115-125। उसके बाद में आता है इंडिया 95-115। उसके बाद में आता है नॉर्थ कोरिया 20-25 आहे म्हणतात, पण त्याचं म्हणणं मी 2-5 हजार बनवले, ठीक है, आपल्याला माहित नहीं काय आहे। तो ये हो गया एटम बम, समझ में आ रहा है। उसके बाद में और एक सेम प्रोसेस आती है न्यूक्लियर रिएक्शन में जिसमें मास डिस्ट्रक्शन होता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब अजून टाकलाच नाही आहे, म्हणजे सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या एंडला ॲटॉमिक बॉम्बचं एक्सप्लोजन होताना असंही एक लॉजिकल काही असतात ॲनालिस्ट, ते सांगतात की हे सगळे कारनामे रशियाने केले होते। इकडं जपानला उकसवायचं, तो एवढा भारी आहे तर कोणी अडूच शकत नाही, घाबरूच नको, कर हमला, आम्ही आहे सपोर्टला। तिकडे जाऊन यूएसला सांगायचं यांना नाही थांबवलं, आमच्या नंतर नंबर तुमचाच आहे, कारण त्यांना बघायचं होतं कि एटम बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन कितना हो सकता है, और कोणाचं काय तो कोणाचं काय। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसको हमने अभी एक्सप्लोर करके उसके मतलब क्या डिस्ट्रक्शन रेंज होगी वो देखा ही नहीं। इन जनरल ऐसे मतलब एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब ट्रिगर करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मतलब उसका इग्निशन शुरू करने के लिए, उस टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए सेम प्लेस पे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब फोड़े गए थे, वैसे 4-4 एटम बॉम्ब एट द सेम टाइम सेम प्लेस पे जब एक्सप्लोड होंगे, उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब इग्नाइट होता है। मग उसके बाद इग्निशन के बाद में वो क्या करेगा वो आपल्याला मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब अभी किसके पास है? ये 5 लोग हैं, त्यांच्याकडे तर लायसन्स है ना, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। उनको छोड़ के जो हाइड्रोजन बॉम्ब है फक्त एका कंट्रीकडे आहे, आणि ती म्हणजे इंडिया। पण आपण जगाला सांगितलंच नाही की आपल्याकडे हाइड्रोजन बॉम्ब है। जब 1998 में 11th एंड 13th ऑफ मे में जब टेस्ट फायर किया था, तब हम दुनिया को बोल रहे थे कि नहीं आमचे जुने होते, आम्ही चेक केले चालता का नाही म्हणून। समजलं ना काय सांगितलं आपण की वो पुराने बनाए थे ना 1974 में, ते चालत नव्हते, आम्ही चेक केले। बट उस केस में हमने क्या किया था 1998 में हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट किया था। बाहर सांगू नका कोणाला, हे आपण जगाला सांगितलेलं नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है जो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए। क्लियर है? तो लिखा था क्या कुछ इससे रिलेटेड? राइट डाउन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आणि हे सगळं घडतंय याला रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? ह्योच आइन्स्टाइन। नोबेल प्राइज मालूम है क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो साइंटिस्ट था अल्फ्रेड नोबेल, उसने क्या बनाया था? एक्सप्लोजिव बनाए थे, सुरंग घेतो ना आपण, और उसका पर्पज ये था कि जो लोग वर्क करते हैं, म्हणजे काही खदायचं असेल, डोंगर फोडायचं असेल, तो इतनी मेहनत लगती है, तो अगर ये यूज करेंगे तो उनके एफर्ट्स बच जाएंगे। लेकिन उसी एक्सप्लोजिव को लोगों ने बाद में क्या किया? बॉम्ब बनाने के लिए यूज किया। तो त्याला एवढा पश्चाताप झाला की त्याने काय केलं, पूर्ण प्रॉपर्टी जी होती ती प्राइज मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केली की जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जो वर्क करेल त्याला प्राइज देत जा, ठीक है। ये आइन्स्टाइनचं पण असंच झालं। चलो नेक्स्ट, क्या लिखा था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इतना ही लिखा है, उसमें लिखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is the strongest force in nature. Strong nuclear force is the strongest force in nature. Next point, it is very short range force. ब्रैकेट में लिखो 10 to the power minus 15 मीटर। मतलब ये एक्ट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली। एक बार न्यूक्लियस के बाहर आएगा फिर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसकी रेंज कितनी है? 10 to the power minus 15 मीटर। उसके बाद में ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द न्यूक्लियॉन्स होल्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। All the nucleons held by strong nuclear force inside the nucleus.
then strong nuclear force is independent of charges, independent of charges. मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों के बिटवीन का जो फोर्स होता है वो सेम होता है, वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है. ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट कसे इंपॉर्टंट असतात बघा. 19 ला क्वेश्चन होता है याच्यावर. 90 प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका रेशियो क्या है, वो इक्वल है, सेम है, इस तरह से. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, सफिशिएंट इतना ही. नेक्स्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पकड़ के रखता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा? किसको मालूम है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, क्या करेगा वो? रिपल्शन करेगा. रिपल्शन तो वो चार्जेस खुद कर लेते हैं, उनको फोर्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट है. वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? देखो कि एक कंसेप्ट है, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़नी है, हमें फिजिक्स में भी पढ़नी, दैट इज रेडियो एक्टिविटी. क्या होता है रेडियो एक्टिविटी का मतलब? कि ये जो बात अपन अभी कर रहे थे कि 92 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, किसके? यूरेनियम के. तो इतने सारे प्रोटॉन को बाइंड करके पकड़ के रखने के लिए न्यूक्लियस अनेबल होता है. तो उसको स्टेबल करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? खुद को स्टेबल करने के लिए कुछ न्यूक्लियॉन्स को इमिट करना पड़ता है. तो ये न्यूक्लियॉन्स का जब भी इमिशन होता है तो इस इमिशन प्रोसेस में न्यूक्लियॉन्स को कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स इंड्यूस्ड होता है उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. मतलब कैसे? ये देखो कि रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पे 3 टाइप के रेडिएशंस या फिर पार्टिकल इमिट होते हैं, एक अल्फा, देन बीटा, देन गामा. अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हेलियम न्यूक्लियस, यानी कि He24. हेलियम एटम नहीं, हेलियम न्यूक्लियस. इसका मतलब 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन साथ में निकलेंगे, मतलब कौन निकला? अल्फा पार्टिकल. देन आता है बीटा. बीटा पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस. अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है क्या? कहां पे होता है? रिवॉल्व करता है ना सराउंडिंग न्यूक्लियस के. तो ये न्यूक्लियस से इमिट होने वाला अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं. तर आजचा आपला हा क्वेश्चन आहे, न्यूक्लियस मध्ये इलेक्ट्रॉन नसतोच, काही पण सांगते सर, इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस. हे कसं बघा, जर क्वेश्चन लक्षात राहिला तर विचार करायचा, और नाही विचार करून झाला तर उद्या आपण डिस्कस करूच. ठीक है, चलो. तो ये हो गए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. क्लियर है? नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्सेस इन मैकेनिक्स. पॉइंट के ऊपर आते, टॉपिक के ऊपर आते, फोर्सेस इन मैकेनिक्स. एंड गॅमा का मतलब होता है हाई एनर्जी फोटॉन, म्हणजे ही लाईटच आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, पण लय डेंजर असते. वीक न्यूक्लियर मध्ये काही नाही लिहायचं, उद्या हे क्वेश्चन आन्सर मिळालं का ते सगळं लिहायचं. राइट डाउन फोर्सेस इन मैकेनिक्स. फोर्सेस इन मैकेनिक्स. मी सुट्टीवर होतो 2-4 दिवस, तेव्हा विसरला होतो. ठीक है, फोर्सेस इन मैकेनिक्स. जो मैकेनिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें कौन से फोर्सेस है हम यहाँ पे देखेंगे. देखो अभी एनएलएम चलेगा, एनएलएम के बाद में पूरा फिजिक्स हम डिस्कस करेंगे. तो सब कुछ डिस्कस करते टाइम जो भी फोर्सेस हम मैकेनिक्स में यूज करेंगे उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली 2 पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सेपरेट करेंगे, जिसमें एक रहेगा फील्ड का फोर्स एंड दूसरा रहेगा कांटेक्ट का फोर्स. फील्ड फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स. क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चॉक है, मुझे यहां से छोड़ के उसको ग्राउंड पे लेके जाना है, त्याला घेऊन जाताना मला असं पकडून घेऊन जाण्याची आवश्यकता है का? छोड़ दिया ये नीचे चला जाएगा, तो कोई फोर्स एक्ट हो रहा था क्या? हो रहा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स. नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको लेके गया, मतलब कांटेक्ट था क्या अर्थ के सरफेस में एंड चॉक में, फिर भी फोर्स एक्ट हुआ तो उसको बोला जाता है एज ए फील्ड फोर्स. लेकिन ये लैपटॉप है, मुझे ये सेंटर से एक एंड में लेके जाना है, मी असं केलं तर जाईल का लॅपटॉप? काय करावं लागेल आपल्याला? प्रॅक्टिकली त्याला ढकलावं लागेल, पुश करावं लागेल, मतलब वहां पे क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? मतलब बॉडी का कांटेक्ट हुए बिना अगर फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब वो कौन है? फील्ड फोर्स है. तो ऐसे 2 फील्ड फोर्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, पढ़ेंगे सिर्फ एक आता है ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एंड दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, इसकी बात ये देखो कि जितने सारे फोर्सेस है ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के, उनका नेचर प्रैक्टिकली कैसा है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन फिर भी उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस सेक्शन में नहीं बोलेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमने 12th एनसीईआरटी में फिर से अलग से एक सेक्शन बनाया है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उस टॉपिक्स में हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब उसके पैरेलल में ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है, ये कांटेक्ट फोर्स जो है ये भी कुछ टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड उसके बाद में आता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो बॉडीज को अगर स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है तो एक स्ट्रिंग मतलब एक ब्लॉक को खींचेंगे, जैसे लैपटॉप को उधर या फिर इधर लेके आना है, मैं पकड़ के नहीं खींच रहा हूं, लेकिन उसको स्ट्रिंग कनेक्ट करके स्ट्रिंग को यहाँ से खींचूंगा तो लैपटॉप का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? होगा ना? क्यों नहीं, क्यों होगा? क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग रिस्पॉन्सिबल है। तो टेंशन भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होती है? कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो इतने ही फोर्स के बारे में हम यहाँ पे मैकेनिक्स में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्सेस इन मैकेनिक्स, पहले फील्ड फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा कांटेक्ट फोर्स जिसमें नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड टेंशन। क्लियर है? ये हो गए फोर्सेस इन मैकेनिक्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फील्ड फोर्स में कुछ ज्यादा खास नहीं है, राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, अब ये कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा? कांटेक्ट होगा, किसका कांटेक्ट होगा? बिटवीन टू बॉडीज जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होती है। ठीक है, तो राइट डाउन कांटेक्ट फोर्स, force of interaction between two bodies, force of interaction between two or more bodies, force of interaction between two or more bodies whenever they are in contact with each other, whenever they are in contact with each other is known as contact force, is known as contact force। मतलब दो और दो से ज्यादा बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई तो उस केस में क्या होता है? वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, एंड उस इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी फोर्स होता है उसको हमने बोला एज ए कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंडीशन ये है कि सपोज एक सरफेस है और इस सरफेस को हम क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं, और प्रेस करने के लिए एज्यूम करो कि ये हमारा फिंगर है, और ये फिंगर से प्रेस करते टाइम हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अगर ये सरफेस रिजिड आहे म्हणजे स्पंज नको मध्ये घुसणारा, रिजिड पाहिजे, याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होते, तो उस केस में हम जो ये एफर्ट्स यहाँ पे ले रहे थे, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, उसके अगेंस्ट ये सरफेस क्या करता है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है। समझ में आ रहा है? अगर हमने फिंगर उठा लिया तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। कॉन्टॅक्ट नसेलच तर काही अपोज होईल का? जसे फिंगर मला पुढे घेऊन जायचं, काही अपोज होतोय का? आणि इकडे पुढे घेऊन जाताना जातच नहीं, कळतंय की नहीं? तो कांटेक्ट है तो वहां पे क्या एक्सर्ट होगा? कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स का बेसिक काम ये होता है, हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं, एफर्ट्स मतलब क्या? हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको अपोज करना। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है, हम हर बार इसको स्टडी करने के लिए इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हर बार वर्टिकली अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं होगा, इंक्लाइन होगा। इसलिए हमें कांटेक्ट फोर्स को हर बार रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में। तो जो कंपोनेंट सरफेस को परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं एज ए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इन जनरल जी आपण नॉर्मल रिएक्शन घेतो ही तीच है। वो कहां से आ रही है? वो एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। जो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस है उसको बोला जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एंड दूसरा कंपोनेंट जो पैरेलल टू द सरफेस आता है उसको बोला जाता है एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके बारे में हम अलग से न्यू टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अब इंट्रोड्यूस करके इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमें हर बार रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सो राइट डाउन कांटेक्ट फोर्स exerted on the body, contact force exerted on the body is resolved into two components, as shown, into two components as shown।
डायग्राम करो ड्रॉ। हो गया डायग्राम। तो नेक्स्ट नंबर 1, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर नॉर्मल रिएक्शन है, राइट डाउन, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज द component of contact force. It is the component of contact force perpendicular, component of contact force perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, which opposes the efforts. एफर्ट्स मतलब समझ में आ रहा है ना, हम फिंगर से सरफेस पुश कर रहे थे, मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसको अपोज करने का काम कौन कर रहा है? ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, जो सरफेस को ऑलवेज नॉर्मल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है और एक बॉडी को हमने यहाँ पे प्लेस किया है, तो सरफेस इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ऑलवेज इस सरफेस को नॉर्मल रहेगा, मतलब ये बनेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल की जगह पे हमने इंक्लाइन बना दिया और अगर बॉडी अब यहाँ पे है, तो ये सरफेस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होगा, असं कधीच नाही म्हणायचं, इट विल ऑलवेज एक्ट नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, इंक्लाइन हो गया तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको अगर बोला है कि कोई भी बॉडी है इस तरह से इस सरफेस के कांटेक्ट में, सपोज ये बॉडी स्फेरिकल है, तो एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, तो पॉइंट ए के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगी वो कहाँ पे होगी? आडवी को भी एवर बर आडवी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट होगा, दैट इज एन ए। लेकिन वही नॉर्मल रिएक्शन बी के ऊपर अगर एक्ट हो रही तो ये कहाँ पे एक्ट होगी? अपवर्ड, मतलब ये बनेगी एन बी। समझ में आ रहा है ना? तो वर्टिकली अपवर्ड नहीं बनायचं, जहां कहीं पे भी कांटेक्ट आ गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स उस सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक सरफेस है, एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक है, उसके ऊपर और एक ब्लॉक है, तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, और यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको हम ए बोलते हैं, ये जो कांटेक्ट है इसको हम बी बोलते हैं, इन दोनों के बिटवीन कांटेक्ट है वो सी हो गया, इन दोनों के बिटवीन कांटेक्ट आ गया वो डी आ गया। जितना जितना कांटेक्ट आला कंपलसरी वहां पे कौन होगा? कांटेक्ट फोर्स होगा। जहां पे कांटेक्ट फोर्स होगा वहां पे कौन होगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा। इसकी बात हम अलग से करने वाले, ठीक है। तो डिस्कशन चल रहा है सिर्फ ओनली अबाउट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो मुझे बोलो कि जो पॉइंट ए हमने यहाँ पे शो किया था ये क्या है? कि ब्लॉक 1 एंड सरफेस, इन दोनों के बिटवीन का कांटेक्ट का पॉइंट है। तो यहाँ पे सरफेस जो ब्लॉक 1 के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा कहां पे होगा? वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे होगा Na। अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक ये भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर सेकंड ब्लॉक जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा वो कहां पे होगी? राइट या लेफ्ट? परत एकदा, फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर सेकंड ब्लॉक जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? वेरी गुड, लेफ्ट में होगी, मतलब इस सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब इधर जाएगी ये रिएक्शन एन एट सी। एट द सेम टाइम ये फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा अब ये जाएगी राइट में। उसके बाद में ये दोनों ब्लॉक भी एक दूसरे के कांटेक्ट में, जो थर्ड ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा सेकंड ब्लॉक के ऊपर वो कहां पे होगी? डाउनवर्ड, वेरी गुड। एंड सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो कहां पे होगा? अपवर्ड होगा।
समझ में आ रहा है? तो जहां पे भी कांटेक्ट आ रहा है तो जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो बनेगा हमारा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स। जस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी डिटेल बाद में देखेंगे। राइट डाउन फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? मतलब देखो, ये फिंगर से हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो ये फिंगर यहां से स्लिप नहीं हो रहा है, ये स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, ये फिंगर एंड ये सरफेस दोनों के बिटवीन के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक नॉर्मल खड़बड़ी सरफेस है, उसके ऊपर हम ऐसे प्रेस कर सकते हैं, लेकिन स्मूथ सरफेस लिया है एंड उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन डाल दिया तो उसको प्रेस करने जाएंगे तो फिंगर स्लिप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में स्लिपिंग ऑफ द फिंगर को अपोज करता है, यानी कि इसका काम होता है, राइट डाउन, frictional force, it is the component of contact force, it is the component of contact force, component of contact force always acts parallel to the surface, always acts parallel to the surface, always acts parallel to the surface, which opposes the relative motion between the bodies। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज नहीं करता है, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज नहीं करता है, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कळतं की काय बोललो मी स्टेटमेंट? नहीं कळलं? हे बघा, कंडिशन क्या है कि यहाँ पे एक सरफेस है, नीचे एक ब्लॉक है, इसके ऊपर और एक ब्लॉक है, तो अगर हम ये ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा? डिपेंड करतं, यांच्या दोघांमधला कॉन्टॅक्ट लय स्मूथ असेल, हा निघून जाईल, हा खाली पडेल, लेकिन इन दोनों के बिटवीन अगर फ्रिक्शन है तो ये भी मूव करेगा, तो यहाँ पे मोशन को अपोज हो रहा है क्या? ये ब्लॉक की मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन मोशन को नहीं अपोज करता है, किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। क्योंकि अगर ये ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं होगा तो इन दोनों के बिटवीन रिलेटिव मोशन परफॉर्म हो जाएगी, तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इसको भी साथ लेके चलता है। ठीक है, तो क्या लिखा है आपने? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। क्लियर है? नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अजिंक्य अभ्यास कमी करत जा बेटा, रात्री लवकर झोपायचं, कळलं का? अजिंक्य, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये टेंशन इन द स्ट्रिंग भी क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स ही है। क्या होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग में? इससे रिलेटेड एक ही पॉइंट लिखो कि इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होता है वो क्या करता है? ऑलवेज एक्ट होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। एवढीच एक पॉइंट या टेंशन रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, इसको एक ब्लॉक को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? अवे फ्रॉम द बॉडी। नॉर्मल है, एवढं काही नाही, अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब टेंशन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? वर्टिकली अपवर्ड होगी। लेकिन अगर इसको हम और एक ब्लॉक कनेक्ट कर देंगे, इसमें भी टेंशन होगा, तो यहाँ पे जो टेंशन ऊपर के ब्लॉक के लिए उसकी डायरेक्शन नीचे होगी, एंड जो नीचे का ब्लॉक है उसके लिए जो टेंशन है वो अपवर्ड होगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो भी बॉडी है, टेंशन उस बॉडी से ऑलवेज अवे एक्ट होता है। ठीक है, तो आज हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्सेस देखा है। उद्यापासूनचं लेक्चर खूप जास्त इंपॉर्टंट असणार आहे, जहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक आहे, तर आजचं तुमचं मॉड्यूल मधलं वर्क काहीच नाही आहे, जेवढा सिलेबस आतापर्यंत झालाय तो व्यवस्थित रिवाइज करून क्वेश्चन सांगितलेले फक्त एकदा सॉल्व करा। ठीक आहे, आणि सोबत वॅक्सिन किती लोकांनी घेतली आहे? झालाय फर्स्ट डोस? बाकीच्यांनी का नाही घेतली बाळांनो? कुणाला भेटत नाहीये? भेटत नाही वॅक्सिन? एक लेक्चर मिस झालं तरी चालेल, बट वॅक्सिन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट। लक्षात घ्या, कंडिशन ही आहे की मागच्या वर्षी सेम वेव आली होती, बरोबर आहे? त्यामध्ये जो डेल्टा व्हेरियंट होता, तर मागच्या वर्षीच्या कंपॅरिझन मध्ये आता जो आपला पॉझिटिव्हिटी रेट आहे मागच्या वर्षी 3-4% होता, आता 25-30%। कळतं ना? म्हणजे 100 टेस्ट केल्या 25 जण पॉझिटिव्ह आहेत,
एवढा भयानक रेट आहे सध्याच्या सिच्युएशनमध्ये ऑल ओव्हर इंडिया है ना, आणि त्यामध्ये क्रिटिकल सिच्युएशन आपल्या महाराष्ट्राची. बट याच्या अगेन्स्ट इन्व्हायरमेंट असं आहे की मागच्या केसमध्ये जवळपास 9% जे काही ICU किंवा ऑक्सिजन बेड होते ते रिझर्व झाले होते कोरोना पेशंटनी, आणि आता ते लेस दॅन 2% आहेत. आणि याला रिस्पॉन्सिबल आहे फक्त वॅक्सिनेशन. कळालं ना, त्यामुळे झाला कोरोना नाही झाला काहीच फरक पडत नाही. जर वॅक्सिन असेल तर तुम्हाला भेटत नव्हती, आता भेटायला लागली, लवकरात लवकर घ्या, कारण जसे जसे नंबर वाढतील लक्षात घ्या तसं वॅक्सिनेशनचं शॉर्टेज होईल आणि नंतर तुम्हाला भेटणार नाही. कळालं ना. आणि आपल्यालाही नंतर रूल येईल की ज्यांचं वॅक्सिनेशन झालंय ते क्लासला अलाउड असतील. कळालं ना. आणि ज्यांचं वॅक्सिनेशन नाही झालंय त्यांना मग लेक्चरला अलाउ करता येणार नाही. ए हरी बडबड न करू. हरिराम काय तुमचं हे, एवढे घरच्यांनी चांगले नाव ठेवले. ज्यांची बाकी आहे वॅक्सिन घ्या. कुठून घेणार वॅक्सिन? कुठं पण जा, जिथं प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल किंवा गव्हर्नमेंट स्कूल असेल. कळालं ना. जे रेसिडेन्शियल आहेत औरंगाबादचे त्यांना माहिती आहे, आपल्या आपल्या एरियामध्ये घ्या. जे हॉस्टेलला राहतात ज्यांना भेटतच नाहीये, कुठं यायचं काही माहीतच नाही, काही कळतच नाहीये, सर्च करा, नाही मिळाली माहिती तर माझ्याकडे या. कळालं ना. असं लगेच नका येऊ, जर शोधून सापडतच नाही तर आपण बघू. ठीक आहे ना. पण लवकरात लवकर वॅक्सिन घ्या बेटा, कारण नेक्स्ट मंथ पासून वॅक्सिनचं शॉर्टेज येणार आहे. ठीक आहे. सो बस 2 मिनिटं, बसा बसा, जायला नाही सांगितलं तुमचं टाइम. हा बडबड नाही, ते प्रॅक्टिस सेशन मधले क्वेश्चन सांगितले तुम्हाला. कळालं ना. आता त्यासाठी आपण एक इन्स्ट्रक्शन सांगितले. आता दुसरं, त्याच्यामध्ये आपण एक स्टुडंट, पॅरेंट आणि माझा एक कॉमन ग्रुप बनवणार आहे आणि त्यामध्ये रूल ठेवणार आहे की पर डे तुम्ही जे क्वेश्चन सॉल्व्ह करताय ते क्वेश्चन सोडवायचे, स्क्रीनशॉट ग्रुपवर टाकायचं. हे तुमच्या पॅरेंट्सला, तुमच्यासोबत सगळ्यांच्या पॅरेंट्सला आणि सगळ्यांना क्लिअर झालं पाहिजे की कोण किती परफॉर्म करतंय. ठीक आहे. ते आपण एकदा कंप्लीट आपली प्रोसेस झाली ट्रेनिंगची आणि आपल्या वेबसाईटवर आपण त्याला अपलोड केलं की त्यानंतर ते सुरू होईल. त्यामुळे त्याला सिरियस घेऊ नका, व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा. ते सगळ्यांना मॅन्डेटरी असणार आहे, म्हणजे सिरियस घ्या, लाईटली घेऊ नका. ठीक आहे, जाओ. Recording stopped.